पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। IBS 24 जिला चौपाल कोंडागांव कल आज और कल पावर्ड बाय दंतेश्वरी बजाज शोरूम कोंडागांव, हेल्थ पार्टनर सिद्धिविनायक हॉस्पिटल कोंडागांव, एजुकेशन पार्टनर लिटिल किड्स प्ले स्कूल गांव, स्ट्रेंथन बाय गोयल TMT एंड गोयल पाइप्स, फिनिशिंग स्कूल NH गोयल फिनिशिंग स्कूल रायपुर, फ्रोजन फूड गोल्ड, वेब पार्टनर ibis24.in जिस पर आप खबरें कहीं भी कभी भी अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। तो IBS 24 जिला चौपाल कोंडागांव में मंच के ऊपर अब पहले पैनल को सादर आमंत्रित करने का वक्त है। IBS 24 जिला चौपाल कोंडागांव कल आज और कल अब बारी है अपने पैनल के साथ में चर्चा की शुरुआत की, और ये पैनल है शिक्षा, स्वास्थ्य और आदिवासी विकास से जुड़ा हुआ। हमारे साथ इस पैनल पर हैं श्री अशोक पटेल जी, जिला शिक्षा अधिकारी कोंडागांव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ सोनल ध्रुव जी हैं, जिला कार्यक्रम प्रबंधक स्वास्थ्य। नमस्कार सोनल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। श्री संकल्प साहू जी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोंडागांव। नमस्कार। डॉक्टर रोहित तातेड़ जी, डायरेक्टर सिद्धिविनायक हॉस्पिटल कोंडागांव। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका मंच पर। और श्री पंकज कुर्रे जी, डायरेक्टर लिटिल किड्स प्ले स्कूल कोंडागांव। नमस्कार सर। अशोक पटेल जी, जिला शिक्षा अधिकारी। मैं शिक्षा से ही शुरुआत करता हूं, क्योंकि बिना तालीम, बिना शिक्षा के कोई भी समाज, कोई भी बच्चा, कोई भी ज़िला आगे नहीं बढ़ सकता। पटेल साहब, एजुकेशन के क्षेत्र में जब सारे देश में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, तो कोंडागांव अपने निर्माण के इन 10 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में कहाँ खड़ा है? जी, निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों में कोविड के कारण शिक्षा को लेकर के ज़िले में जो हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके जो एजुकेशन में, उनके जो अध्यापन में जो ठहराव आया था, उसको लेकर के उस समय भी बहुत अलग अलग तरीक़ों से उनको शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया गया था, जिसमें से मोहल्ला क्लास था और ऑनलाइन क्लासेस थी। तो उसमें से हम लोगों ने 100% सफलता तो नहीं पाई थी, लेकिन लगभग 80% हम लोग बच्चों तक पहुंचने की कोशिश किए थे सब। अभी हम जब अपनी टीम के साथ आ रहे थे कोंडागांव, तो हमने बहुत सारे छात्रावास की बिल्डिंग्स को देखा है। यहाँ बच्चों को छात्रावास में रखकर पढ़ाया जाता है, और चूँकि आदिवासी अंचल है, यहाँ शिक्षा प्रदान करना और बच्चों को एजुकेशन से जोड़े रखना, उनको आगे बढ़ाना अपने आप में चैलेंज है। दूसरा, आजकल खेलों को लेकर बड़ी रुचियाँ डेवलप की जाती हैं, शहरों में इसकी काफ़ी व्यवस्थाएं हैं। कोंडागांव खेल के क्षेत्र में, ये जो आवासीय विद्यालय उनके क्षेत्र में कैसा कार्य कर रहा है? जी, पिछले साल भी हमारे ज़िले में खेल गतिविधियों में ज़िले के बहुत सारे बच्चे नेशनल लेवल तक जाके अचीव किए हैं अलग अलग खेलों में, और लगभग 35 बच्चे पिछले सत्र में, मतलब 2021-22 में, वो 20-21 में 35 बच्चों का वहाँ पे चयन हुआ था, और 21-22 में 84 बच्चों का चयन हुआ है जो नेशनल के लिए सिलेक्टेड हुए हैं और अन्य अलग अलग खेलों में। संकल्प साहू जी हमारे साथ में, आदिवासी विकास से जुड़े हुए सहायक आयुक्त साहब। संकल्प साहू जी, जैसा अभी हम जानते हैं कि आदिवासी अंचल में सरकार, मौजूदा सरकार बहुत फोकस कर रही है, बहुत ध्यान दे रही है कि आदिवासी बच्चों का विकास पूरी तरीके से हो, उनके एजुकेशन का, उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखा जाए। लेकिन इन 10 वर्षों में चैलेंजेस हमने देखे कि बहुत ज़्यादा थे कोंडागांव में स्पेशली। अब यहाँ इतने एक से बढ़कर एक राजनेता के तौर के ऊपर शख्सियत हैं जो पूरे प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इन 10 वर्षों में आपने ओवरऑल आदिवासी डेवलपमेंट के क्षेत्र में कितना विकास पाया ज़िले में? विगत 10 वर्षों में जो क्रांतिकारी बदलाव बस्तर बेल्ट में, बस्तर संभाग में आपको देखने को मिल रहा है, वो अपने आप विकास की गाथा कहता है। कोंडागांव जिला में लगभग 79% आदिवासी बहुल जिला है। ये यहाँ पे जगहपुर से जिला अलग हुआ, प्रॉपर विकास की यहाँ पे गति नहीं आई थी। लेकिन आप देखेंगे कि 2018 के बाद से जो नई सरकार आई है, उसने जितने छात्रावास आश्रम जहाँ पे हमारे आदिवासी बच्चे, अनुसूचित जाति बच्चे निवास करते हैं, उसके लिए एक कार्य योजना तैयार करी। हम लोग ने पूर्व में देखा था कि कांकेर जिले में मात्र एक सिंगार भाट
छात्रावास के पूरे जिले में नाम होता था कि सिंगारघाट मॉडल पे हमको काम करना है। लेकिन नई सरकार ने क्या किया कि प्रत्येक जिलों में टारगेट दिया कि आप छात्रा आश्रमों के मरम्मत ये सब तो आप काम करें ही करेंगे, लेकिन इनको एक आदर्श के रूप में हमको डेवलप करना है। इसके अलावा केवल छात्रावास हमारा रहने की व्यवस्था तो होती है, लेकिन हमें वहाँ पे लाइब्रेरी की हमें सुविधा देनी है, बच्चों के जिम की व्यवस्था करनी है। तो ये कार्यक्रम जो ऐसे हुए हैं विगत 3 वर्षों में, चिन्हांकित रूप से हम क्रमबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम करवा रहे हैं। जिले के जो भी हॉस्टल आश्रम में जो भी सामग्री, खाद्यान्न सामग्री हुआ, जो भी दैनिक उपयोग की सामग्री जो आपको लगती है, उसको महिला समूह के माध्यम से ही आप क्रय करें। अभी आप देखे होंगे, अभी सी मार्ट की स्थापना सरकार ने शासन की ओर से हुआ है, तो सी मार्ट के माध्यम से बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण सामग्री बच्चों को मिल सके और महिला समूह हमारा आत्मनिर्भर हो सके, ये सरकार की मंशा है। इसके तहत कार्रवाई की जा रही है, तो इससे काफ़ी परिवर्तन आ रहा है इसमें। सोनल ध्रुव जी हैं जिला कार्यक्रम प्रबंधक स्वास्थ्य। सोनल जी, स्वास्थ्य के लिहाज से पूरे विश्व में अब हम पूरे सेवाओं को कोविड के पहले और कोविड के बाद इस तरह से देखना शुरू कर चुके हैं। इन 2-3 सालों में हमको सारे ज़िलों में ये सवाल हम ज़रूर पूछते हैं और जानकर पूछते हैं कि कोविड के पहले और बाद के हालात क्या रहे, क्योंकि कोविड के पहले हमको लगता था प्राथमिक और द्वितीय स्तर की चिकित्सा सेवाएं देना ये चुनौती है, लेकिन जब कोविड आया तो सबको अचानक से एडवांस होना पड़ा, बहुत तेज़ी से आपको अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना पड़ा। क्या एक्सपीरियंस रहा है कोंडागांव का इन 10 सालों का? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कोविड के बाद और कोविड के पहले हमें भी अंतर दिख रहा है। हमारे स्वास्थ्य संस्थाएं कोविड के पहले इतनी प्रिपेयर नहीं थी कि वो इतनी बड़ी आपदा जो आई, विश्व आपदा, वो उसको हैंडल कर सके। पर कोविड के बाद राज्य सरकार ने पूरी मशक्क़त की और हमें जो चीज़ें बताई, गाइडलाइंस दी, हमारे स्वास्थ्य केंद्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ जिससे हम कोविड जैसी लड़ाई से लड़ सके। नए डॉक्टरों की भर्ती की गई, जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी पोस्टिंग की गई। हाट बाज़ार जैसी योजना जिले में संचालित की गई है, उसके लिए MBBS डॉक्टर्स की पोस्टिंग की जा रही है मुख्यमंत्री द्वारा, जिसके कारण जो हमारे अंदरूनी क्षेत्र के जो ग्रामीण जन हैं उनको बहुत स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल रहा है, उनको घर पहुंच सेवा मिल रही है। तो ये काफ़ी चेंजेस दिख रहे हैं जो कोविड के बाद हमें दिखाई दिए हैं। हमने ये भी सुना है कि ज़िले में बहुत बेहतर काम कोविड काल में कुछ फिजियोथेरेपी को लेकर आपने कुछ सेवाएं शुरू की, जिनका हमने दूसरे ज़िलों में भी चर्चा सुनाई। वो क्या प्रयास था? ये पहला ज़िला था कोंडागांव जहाँ पे ये सुविधा हमने आरंभ की थी, जिसके बाद बाकी ज़िलों ने भी इसे अपनाया। मैं आपको ये बताती हूँ कि बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने ऐसे कम से कम 14,000 पेशेंट्स को स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं। उनमें से सिजोफ्रेनिया और गंभीर बीमारियों से जो ग्रसित लोग थे, जो 3 साल तक बिस्तर में ही रहते थे, जो खुद से चल नहीं पाते थे, वैसे मरीजों को भी चलने में सहायता प्रदान की और आज वो मरीज अपने हाथों से उससे चल रहे हैं और सारा काम स्वयं कर रहे हैं जो वो पहले नहीं कर पाते थे। जोरदार तालियां आपके इस प्रयास के लिए। ये अपने आप में बड़ा सराहनीय है कि आपके कोंडागांव में एक ऐसा प्रयास होता है जिसको बाकी के ज़िले अपनाते हैं। सिजोफ्रेनिया जैसे मरीजों का इलाज आप कर रहे हैं, वो भी घर पहुंचकर। इस सोच को भी हम सलाम करते हैं। हमारे साथ इसी मंच के ऊपर डॉक्टर रोहित तातेड़ जी भी हैं, डायरेक्टर हैं सिद्धिविनायक हॉस्पिटल कोंडागांव के। जब तमाम डॉक्टर्स पढ़ लिख कर अपनी सेवाएं बड़े शहरों में देना चाहते हैं सुविधाओं के बीच में, तब इन्होंने कोंडागांव को चुना। मैं डॉक्टर साहब से इसी सवाल से शुरुआत करता हूँ, आपने कोंडागांव को ही क्यों चुना और अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ संस्था स्वास्थ्य सेवाएं देने का? जी, मैं सभी श्रोतागण का अभिनंदन करता हूँ। मैं चूँकि मेरा गृह जिला केसकाल है, मेरा परिवार केसकाल से ताल्लुक़ रखता है, तो इसलिए मेरी प्राथमिकता थी कि मैं अपने ज़िले के लिए कुछ करूं। और एक नए ज़िला, ये एक नया ज़िला है, उभरता हुआ ज़िला है, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी संभावनाएं दिख रही थी। तो हेल्थ को लेकर यहाँ पे काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, खुद के ऊपर भी, और लोगों को अच्छी सुविधाएँ भी दी जा सकती हैं। इन 10 सालों में इस ज़िले में, जैसा भी हम सुन रहे थे सोनल जी को, कि स्वास्थ्य सेवाएं बिफोर कोविड हमने बहुत अलग तरह से डील की, प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी स्टेज की। कोंडागांव जैसी जगहों पर, हाईवे पर बसे हुए जो इलाके हैं, वहाँ आप ट्रोमा यूनिट्स की काफ़ी मांग किया करते थे। ब्लड लॉस कम से कम हो, जल्दी से जल्दी पेशेंट को उपचार मिल पाए, हम इन्हीं से जूझते थे। फिर कोविड आया और कोविड ने बड़ी संस्थाओं में इक्विपमेंट्स वाले हॉस्पिटल की ज़रूरत के ऊपर जोर दिया। आपकी संस्था कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है? जी, मैं अभी सिद्धिविनायक हॉस्पिटल का संचालन कर रहा हूँ, जो
20 बेडेड कंप्लीट एयर कंडीशनड हॉस्पिटल है, जिसमें हम एडवांस कार्डियक मॉनिटर, वेंटिलेटर, आईसीयू एवं एडवांस पैथोलॉजी लैब का संचालन कर रहे हैं। फ़िलहाल पिछले 6 से 8 महीनों में हमने करीब 20 से 25 हार्ट के मरीजों का एवं करीब 10 से 12 वेंटिलेटर मरीजों का एवं डेंगू, मलेरिया जैसे गंभीर पेशेंट्स जो हैं उनका सफल इलाज किया है हमने अभी तक। जो लोगों को रायपुर, विशाखापट्टनम जैसी सुविधाएं लेने के लिए जाना पड़ता था, अपनी मरीजों को, ऐसे मरीजों को हमने कोंडागांव पे भी सुविधा देने की कोशिश की है। क्या आपको कुछ ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं इस इलाके में सेवाएं देने के? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब आप एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं तो कॉस्टिंग भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस इलाके के हिसाब से आप कॉस्ट दे पाएँ, लोगों को आप सेवा भी देना चाहते हैं लेकिन साथ ही साथ कॉस्ट को भी ये बैलेंस आप कैसे बनाते हैं? जी, इस चीज़ के लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारी सरकार है जिसने आयुष्मान भारत की सुविधा हमें प्रदान की है, जिससे भी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम मरीजों का फ्री में इलाज कर पा रहे हैं। और इस चीज़ के लिए हम काफ़ी, जो लोग पैसे से दयनीय हैं, गरीब हैं, उन लोगों का आयुष्मान भारत से काफ़ी अच्छे से इलाज हम कर पा रहे हैं अब इस आयुष्मान। चलिए ज़ोरदार तालियां उन योजनाओं के बारे में भी। हमको लगता है कि पता नहीं किनको इसका लाभ मिलता होगा, लेकिन इसका लाभ मिल रहा है। और जब निजी संस्थाएं इस बारे में तस्दीक करती कि हाँ हम भी उनको लाभ दे रहे हैं, तो ये अपने आप में एक विश्वास को जगाता है। हमारे साथ में पंकज कुर्रे साहब हैं, डायरेक्टर हैं प्ले स्कूल लिटिल किड्स नाम से जो प्ले स्कूल शुरू हुआ है आपके अपने इलाके में। पंकज जी, एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आप बच्चों को बचपन से ही एक ऐसे प्ले स्कूल की शक्ल में अच्छी संस्था की सुविधा दे दें जो बच्चों में बचपन से कॉन्फिडेंस डेवलप कर सके, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। आपकी क्या सोच थी कोंडागांव में इस प्ले स्कूल को लाने की और रिस्पांस कैसा है? सबसे पहले तो मैं आईबीसी न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे इतने बड़े मंच में मौका दिया आने का। देखिए क्या है कि मैं जब कोंडागांव पे आज 5-6 साल हो गया, तो मैं जनरली शोरूम संचालित करता हूँ बजाज की शोरूम में, तो उस पर मैं इंटरव्यू काफ़ी लेता था बच्चों का। तो काफ़ी बच्चे लोग के इंटरव्यू लेते लेते मुझे एक चीज़ समझ में आने लगी कि जो वैसे यहाँ के लोगों में टैलेंट बहुत है, पर बेसिक जो नॉलेज होता है, जो बेस होता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम था। जैसे एजुकेशन से हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, वो एक सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, उससे हम ड्रेसिंग सेंस सीखते हैं, किनसे कैसी बात करना है सीखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गैप था। तो मैं चाहता था कि कुछ अच्छा शुरुआत करूं एजुकेशन को लेके। धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि हमको बेस में जाना बहुत ज़रूरी है। तो हम जब तक बेस क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम ऊपर तक ठीक नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हम बच्चों का स्कूल से स्टार्ट करते हैं, जो बेस अच्छा होगा तो फिर आने वाले साल में वो बच्चे का मतलब कभी भी वो किसी भी लेवल, किसी भी शहर, किसी भी सिटी में जाके ना वो सरवाइव कर लेगा। दूसरा मेरा रीज़न ये था कोंडागांव के लिए कि कोंडागांव में जैसा कि अब अभी बहुत जल्दी डेवलप हो रहा है और बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, तो लोग बाहर से आ रहे हैं। लोग बाहर से आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है सर कि कोई भी, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे बैंक मैनेजर अगर कोई आए तो वो सबसे पहले सोचते हैं कि अरे मेरे बच्चे को कोंडागांव जैसी जगह में शिक्षा मिल पाएगी या फिर उनको अपने बच्चे को रायपुर में पढ़ाना पड़ेगा। तो वो भी सोच के मैंने सोचा कि एक उस लेवल का हो स्कूल, और उस लेवल के साथ जो बाहर से आ रहे हैं उनके बच्चे को एजुकेशन अच्छा मिले। जो रायपुर, एमपी, यूपी कहीं भी मिल रहा है वो एजुकेशन आपको कोंडागांव में मिला। तीसरा मेरा एक सोच और था सर कि एजुकेशन तो चलिए अच्छा कर लिया अपन, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन हम कॉस्ट को भी देखना चाह रहे हैं कि हम एजुकेशन को सस्ता करना चाह रहे हैं, मतलब बच्चे से ही उस पर एजुकेशन अच्छा मिले और वो भी कम पैसों में मिले। तो इसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने स्कूल बस इसलिए स्टार्ट किया था कि स्कूल की जो रेगुलर खर्च है वो निकल जाए, इसके अलावा स्कूल से कोई पैसे नहीं चाहिए। और अगर कोई उस स्कूल में पढ़ाने के लायक नहीं भी है तो हम लोग वो बच्चे को फ्री ऑफ एजुकेशन देने के लिए तैयार हैं। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां आपकी सोच के लिए। बहुत सारे ज़िलों में हम अपनी ज़िला चौपाल लेकर गए हैं, वहाँ हमने देखा एक बड़ा ही स्वस्थ हेल्दी कंपटीशन हो गया है प्राइवेट संस्थाओं में और आत्मानंद स्कूल के बीच में। आपको कैसे लगता है, आप बच्चों का बेस मजबूत कर रहे हैं और उच्च स्तर के ऊपर शिक्षा के लिए आत्मानंद जैसे स्कूल अब सरकार भी खोल रही है, बड़े स्मार्ट स्कूल हैं, कैंपस साफ सुथरे हैं, उजले हैं,
उनमें बच्चे पढ़ना पसंद कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले बड़ी एक झिझक होती थी, इसको आप कैसे लेते हैं? एक कंपटीशन है या बेहतर चीज़? नहीं, ये मेरे ख्याल से तो बेहतर चीज़ है सर। मैं सरकार के साथ हूँ, जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं वो मेरे यहाँ ले लेंगे सर। जोरदार तालियां बजाएं इस बात पर। जब तक आप साथ नहीं मिलेंगे तब तक विकास नहीं हो सकता। डॉक्टर रोहित जी, जैसे अभी आपने मुंबई में भी सेवाएं दी और कोविड काल में आपने मुंबई में सेवाएं दी, फिर उसके बाद आपने कोंडागांव जैसी जगहों के ऊपर उन यूनिट्स को स्थापित किया जो हम बड़े शहरों में सुना करते थे। यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ को आप कैसे अरेंज करते हैं? क्योंकि जितना महत्वपूर्ण डॉक्टर्स और इक्विपमेंट्स हैं, उनको चलाने वाले कुशल लोगों का मिलना भी बहुत ज़रूरी है। उनको लेकर के आप कोंडागांव में एक ठीक माहौल पाते हैं या वो एक चैलेंज है? जी जी, ये सही है कि पैरामेडिकल स्टाफ का थोड़ा सा दिक्कत होता है इस ज़िले में, लेकिन अभी काफ़ी नर्सिंग, 2 शायद प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस खुल गए हैं यहाँ पे, तो नर्सिंग स्टाफ तो हमें पर्याप्त मिल जाता है। लेकिन आसपास के क्षेत्र में भी अभी काफ़ी लोग जो जागरूक हो चुके हैं, वो रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर जैसी जगह से भी हमारे यहाँ आके काम करने के इच्छुक हैं। तो लगभग हम अपनी व्यवस्थाएं कर लेते हैं पैरामेडिकल स्टाफ्स की। अगर हम अपने हॉस्पिटल में अगर सुविधा दे पा रहे हैं तो वो भी काम करने में उनको भी अच्छा लगता है, तो स्टाफ की हो जाती है, व्यवस्था हो पा रही है। चलिए, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इस इलाके में इस तरह के एजुकेशन और उनके आप लोगों के यहाँ या गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रेनिंग की और व्यवस्थाएं होना चाहिए या पर्याप्त देखते हैं आप? नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा अभी व्यवस्था तो होनी चाहिए पैरामेडिकल स्टाफ्स की। हम लोग भी एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने की विचार कर रहे हैं जो हमारे हॉस्पिटल से ही अटैच रहेगा, जिसमें हम लैब टेक्नीशियन एवं नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग कोर्स का शुरुआत करने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे तो पैरामेडिकल स्टाफ की जो भी कमी आ रही है वो हम पूरी कर सकें ज़िले में। संकल्प साहू जी, जो अभी हम आदिवासी विकास के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं सुनते हैं, उसमें 2 अलग अलग आयाम हैं। एक ये कि आप उनकी संस्कृति को बचा के रखें, और दूसरा ये कि जो उनकी अपनी वनोपज है, उनके अपने जो चॉइस के काम हैं, उनको हम बढ़ावा दें, जो वो शिल्प गढ़ते हैं उसको हम दुनिया तक पहुंचा पाएं। आपका विभाग ये पुरानी संस्कृति को सहेज कर, आदिवासी संस्कृति को सहेज कर उन्हें विकास की धारा में लाने के लिए क्या कर रहा है? क्योंकि ये हमेशा हर जिले का चैलेंज है। आदिवासी संस्कृति का संरक्षण, उसका पुनर्जीवन कैसे प्रदान करना है, इसके बारे में सरकार ने का विशेष फोकस है। आप देखे होंगे 9 अगस्त को पूरे राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय सीधा संवाद उन्होंने अभी किया। प्रत्येक जिला स्तर पर शासन की ओर से आदिवासी सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें हमारे आदिवासी समाज के जो प्रमुख लाभान्वित हितग्राही हैं उनको लाभ दिया गया, उनको वनाधिकार प्रदान किया गया। विभिन्न अन्य विभाग के माध्यम से, कन्वर्जेंस के माध्यम से जो भी उनको चेक प्रदान करते, वो सब सारे कार्यक्रम राज्य स्तर पर हुए। अभी हम जैसे बात कर रहे थे अशोक जी, शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर, तो सारे देश में नई शिक्षा नीति और इसमें प्रमुख बिंदु आप देखें, स्थानीय बोली भाषा, इनको बढ़ावा देना, उस स्थानीय बोली भाषा में आप बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दें, बच्चों की बहुमुखी प्रतिभा के लिए आप उनको बचपन से खेलों से जोड़ सकें, उनको विभिन्न कार्यों से, एक्टिविटी से जोड़ सकें, जो हम कभी प्राइवेट स्कूलों में देखते थे। लेकिन अब शासकीय संस्थाओं में भी, छोटे स्कूलों में भी, ग्रामीण स्तर पर भी हम वो एक्टिविटीज़ देखते हैं। कोंडागांव में क्या क्या प्रयास हो रहे हैं आधुनिक शिक्षा व्यवस्था और नई शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर? जी बिल्कुल, अभी जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसके अनुरूप ही अभी जो विद्यालयों में व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही साथ जो बच्चे वहाँ पे प्रवेशित हैं और जो ड्रॉप आउट होता था, एक हमारे विद्यालयों में बच्चे विद्यालय से वंचित हो जाते थे, किसी न किसी कारणों से विद्यालय में आना बंद कर देते थे और अध्ययन उनका छूट जाता था। तो ऐसे हमारे ज़िले में एलिमेंट्री लेवल पे लगभग 174 बच्चे थे, जिन्हें हमने वापस स्कूल में लाने का प्रयास किया और सारे बच्चे वापस आ चुके हैं। इसी तरह से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर में भी 1124 बच्चे थे जो ड्रॉप आउट थे। उन सभी बच्चों को जो ओपन स्कूल एग्जाम होता है, उन ओपन स्कूल के माध्यम से उनका फॉर्म भरवाया गया और उस परीक्षा में उनको सम्मिलित कराया गया और सम्मिलित कराने के पश्चात लगभग 800 परीक्षार्थी जो हैं बोर्ड एग्जाम भी ओपन स्कूल से उत्तीर्ण किए हैं। तो इस तरीके से जो ये एक ठहराव था जो बीच में आ जाता था छात्रों के बीच में, उसको दूर करने की कोशिश की गई है।
अब हम थोड़ा चैलेंजेस के बारे में बस एक अंतिम सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। सोनल जी, हर एक ज़िले के कुछ लक्ष्य होते हैं जो उनके सामने चुनौती की तरह खड़े होते हैं। ज़िले के विकास में और ख़ास तौर से हेल्थ सेक्टर में आपको क्या लगता है आज भी बड़ा चैलेंज क्या है? जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो एनीमिया की चैलेंज है। आपको मैं बता दूं कि नेशनल से एक हेल्थ सर्वे होता है, NFHS 5 है, उसके डेटा के अनुसार हमारे ज़िले में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें 87% गर्भवती महिलाएं एनीमिक हैं। अगर आप 15 से ऊपर की किशोरियों को भी देखेंगे तो वो 79% वो किशोरियां एनीमिक हैं, जो कि सर्वाधिक है हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में। तो एनीमिया कहीं ना कहीं हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चैलेंज है, क्योंकि अगर महिला एनीमिक रहेगी तो कहीं ना कहीं बच्चा जब पैदा होगा तो वो कुपोषित और वो एनीमिक रहेगा। तो ये एक चक्र है जो चलता रहेगा अगर एनीमिया से हम निजात नहीं पा पाए। तो हमारा यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एनीमिया के बारे में लोग ज़्यादा जागरूक हो, सब्जी फल जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आयरन रिच हो उनका सेवन करें, जिससे कि इसमें हमें महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो कि हम एनीमिया के केसेस को कम कर सके और एक स्वस्थ निर्माण कर सके, एक स्वस्थ महिला का और स्वस्थ बच्चे का। शिक्षा, स्वास्थ्य और आदिवासी विकास को लेकर जो अभी हमने इस मंच के ऊपर कोंडागांव के महानुभावों से, अधिकारियों से चर्चा की, उनसे चर्चा करके इतना तय हो गया कि आने वाले वक्त की चुनौतियों के हिसाब से वो अभी से समझते हैं कि आपको किन पर काम करना पड़ेगा, वो उन पर काम शुरू कर चुके हैं। और आई एम श्योर हमारी पूरी टीम इस बारे में आश्वस्त है कि जब अगली बार कभी ज़िला चौपाल लेकर हम आएंगे तो लक्ष्यों की पूर्ति कितनी हुई, बल्कि जो तय समय है उसके भीतर लक्ष्य से बढ़कर हुई, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, इस मंच पर आने के लिए। ज़ोरदार तालियां इस मंच के लिए।